Okay, welcome in the second part of confined space. इस स्लाइड में, इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्फाइंड स्पेस के क्या क्या हैजार्ड्स हैं और क्या क्या उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आप ये चीज समझिए कि आपने जैसा डेफिनेशन में देखा और क्या क्या कॉन्फाइंड स्पेस किस किस को बोलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि आदमी कहीं पर भी है तो वो कॉन्शियस रहेगा, जिंदा रहेगा जब तक कि उसको उसको बराबर से सांस ले सके। तो वो कंडीशन बिगड़ सकती है कॉन्फाइंड स्पेस में। कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल डिप्रेसिएशन हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तो ये पहला हेजार्ड हुआ। उसके बाद दूसरा जो हेजार्ड है वो क्या है कि साहब कोई चीज उसमें कॉन्टामिनेटेड हो सकता है। अब वो कोई भी अगर वेंटिलेशन नहीं है तो उसमें हाइड्रोकार्बन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो आसपास में ये हो रहा है या फिर काम के दौरान पैदा हो रहा है। तो इसके वजह से वो जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है वो एटमॉस्फेयर। तो उसके वजह से क्या क्या हैजार्ड्स हो सकता है, फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। ये सब याद रखिए, सब इंटरव्यू में भी पूछता है कि कॉन्फाइंड स्पेस के जो स्पेसिफिक हैजार्ड क्या है। अब स्लीप एंड ट्रिप, फॉल फ्रॉम हाइट ये स्पेसिफिक नहीं है उसका, ये तो बाहर में भी होता है। तो आदमी के जो कॉन्फाइंड स्पेस में चूंकि वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, वेल्डिंग हो रही है, तो कुछ भी हो रहा है, तो वो टेम्परेचर बढ़ सकता है। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बाहर में अगर 45 है, अंदर में 50 से ज्यादा हो गया तो आदमी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। काम करने में भी तो अंदर से पैदा होती है। अब सांस लेने लायक अगर वो एटमॉस्फेयर नहीं ऐसा सा डिटोरिएट करता रहा, ऑक्सीजन वेल्डिंग कर रहा है कोई आदमी वेसल्स के अंदर, एग्जाम्पल है, उससे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो ऑक्सीजन लेवल डिप्रिसिएशन हुआ। अब उससे गैस भी बन रही है, फ्यूम्स बन रहा है, वेपर है, तो इससे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। और एस्फिक्सिएशन, एस्फिक्सिएशन मतलब दम घुटना, मोटा मोटी यही समझिए, उसका डेफिनेशन बाद में हम लोग समझेंगे। ड्राउनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ लिक्विड। अगर मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आना समझते हैं ना, ड्यू टू इंट्रैप्ड बाय फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स। जैसे कि आप एग्जांपल है कि एक्सकेवेशन में अगर केविन हो गया तो उससे उसका दम घुट सकता है। अब देखें कि जो जो हेजार्डस एटमॉस्फेयर किस किस क्या क्या हो सकता है। टॉक्सिक गैस हो सकता है, जैसा आपको एग्जांपल बताया, फ्लेमेबल गैसेस हो सकता है। ऑक्सीजन रिच और डेफिशिएंट, ज्यादा ऑक्सीजन लेवल भी होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। फिजिकल हेजार्ड है, स्लिप ट्रिप और फॉल। इलेक्ट्रिकल हेजार्ड से भी काम कर रहा है, ग्रेविटी है। मैकेनिकल हेजार्ड है, इलेक्ट्रिकल हेजार्ड है, हेल्थ हेजार्ड है, फायर हेजार्ड है। तो ये सब कॉन्फाइंड स्पेस के हेजार्ड्स हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल्स आप आगे देखिए। अभी जैसे कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल 21% होना चाहिए, लेकिन अगर बिलो हो गया 19.5% तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि पर्जिंग कर रहे हैं, नटिंग होता है ना किसी चीज से बने वेसल्स को या किसी भी चीज, किसी भी जगह को हम लोग जब पर्जिंग करते हैं तो उससे वो भी सोच समझ के किया जाता है। ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर्स यानी बायोलॉजिकल एजेंट इन सीवर सिस्टम। बायोलॉजिकल अगर मैन होल्स है, इसमें है, तो उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है या ऑक्सीजन ज्यादा भी हो सकता है। आप कोई चीज आप ये कर रहे हैं, एक बर्निंग का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, उससे भी ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। वेंटिलेशन है नहीं, अगर आप वेंटिलेशन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कर दिया, एयर ब्लो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं किया तो क्या होगा, है तो नहीं उसमें। तो एग्जॉस्ट फ्यूम्स आप समझिए रहे हैं कि फ्रॉम हेवी इक्विपमेंट, आसपास के इक्विपमेंट में से अगर मान लीजिए कि एक्सकेवेशन है, उसके साइड में कोई ये गाड़ी जो है एग्जॉस्ट कर रहा है
या फिर अंदर में कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जिससे कि फ्यूम्स निकल रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑनटू ए स्टील सरफेस स्पेशली वेयर दीज आर डैम्प, तो डैम्प रहेगा तो उससे भी ये कोई चीज रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर अंदर में मेटल का है और डैम्प है तो वो रस्टिंग होगा, तो वो ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है वो। ऑक्सीजन एनरिच्ड यानी कि 23.5% से अगर ऊपर हो गया, 21% नॉर्मल है, कम से कम 19.5, अगर 23.5% हो गया तो बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, वाल्व होल्सेज एंड वेल्डिंग टॉर्चेस लीक हो गया, यूज ऑफ ऑक्सीजन इंस्टीड ऑफ एयर, बहुत सारे जगह देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको वेंटिलेशन कर दिया, ऐसा बेवकूफी लोग करते हैं। आप ताज्जुब की बात नहीं है, ऐसा ऐसे एक से एक अक्लमंद लोग होते हैं। यूज ऑफ ऑक्सीजन इंस्टीड ऑफ एयर फॉर वेंटिलेशन और ब्रीदिंग एयर, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसे से भी हैं, मिले हैं हमको ऐसा। टॉक्सिक एंड कोरोसिव रेसिड्यू, कोई भी काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी है तो उसमें जो जो होता है फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव वेपर्स, जो भी बताया आपको ये। तो ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी जो है वो देखें, अगर 18 to 23% है तो कोई भी सिम्टम नहीं होगा, अगर 12 से 16% है पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल इफेक्ट क्या होगा, लैक ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन इन फिंगर एंड हैंड्स, कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर में 12 to 16% होगा, ऊपर होगा तो पूरा बर्निंग हो जाएगा पूरा, ऊपर को छोड़िए पहले नीचे का दें। 10 to 12% होगा तो रैपिड पल्स रेट होगा, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। आप देखा होगा अक्सर मैन होल में जाने में जो एस्फिक्सिएशन जो होता है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। जैसे हम लोग के गांव में पहले कुएं के अंदर लोग जाते थे तो पहले लालटेन डाल के देखते, लालटेन बुझ गया, अरे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है इसमें। तो इसी तरह से वो चूंकि कॉन्फाइंड स्पेस है ना, मैं आप कंपेयर करेंगे डेफिनेशन से तो कॉन्फाइंड स्पेस आ जाएगा। 6 to 10% में तो कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनएबिलिटी टू रिएक्ट टू डेंजर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। 0 to 6% हुआ तो गया आदमी, मर गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिप्लेशन जो है वो ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, लंग्स से पूरे बॉडी में जाता है, जो बॉडी बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर के आता, कैरियर है ना, बाहर निकाल देता है। तो हम लोगों को बर्निंग के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए, समझ रहे हैं इसको कैसे बॉडी फिजियोलॉजी हम पढ़ाएंगे एक दफे कि बॉडी काम कैसे करता है। ओके, एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल यू हैव टू नो। So, due to poor ventilation, oxygen deficient atmosphere inside a confined space, the minimum acceptable oxygen level required to sustain life is 20% to 21.5%। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं हम लोग। अब देखें टॉक्सिक एटमॉस्फेयर कैसे कैसे हो सकता है। ये वेसल की फोटो देख रहे हैं, तो टॉक्सिक सब्सटेंस कैन कम फ्रॉम प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द स्पेस। कभी मान लीजिए कि वेसल में हमको रिपेयर मेंटेनेंस का, एज ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप एज एचएससी ऑफिसर काम कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि उसके अंदर पहले क्या स्टोर था, है ना, एब्जॉर्ब। अब सब चीज तो ड्रेन कर दिया लेकिन जो वॉल्स में पूरी तरह से वॉश आउट नहीं किया, डिकम्पोज मटेरियल, स्लज, इन सब चीजों से टॉक्सिक है। पहले तो गैस टेस्ट किए, बताएंगे गैस टेस्ट क्या होता है। तो गैस टेस्ट तो कर लिया लेकिन बाद में उसको जो कॉन्टेमिनेशन था उससे फिर रिलीज शुरू हुआ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। द वर्क बीइंग परफॉर्म्ड, वेल्डिंग, कटिंग, अब अंदर गए, अब अंदर में कुछ मेंटेनेंस में हमको करना है, कुछ वेल्डिंग, कटिंग, इससे से टॉक्सिक एटमॉस्फेयर पैदा हो सकता है। कटिंग, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग समझता है ना उसको, शोला से कुछ
उसको ब्रेजिंग किया जाता है, पेंटिंग, सैंडिंग, ग्रिड ब्लास्टिंग, अभी तो सैंडिंग नहीं होता, एडजेसेंट सराउंडिंग एरिया में, आसपास के एरिया में जो टॉक्सिकेंट प्रोड्यूस्ड बाय वर्क इन द एरिया, उससे भी आ सकता है। गैस लीक हो गई आसपास के प्लांट में, कोई काम हो रहा है, उससे भी हो सकता है। अब टॉक्सिक हेजार्ड जो देख रहे हैं, ये कॉन्फाइंड स्पेस है, और टॉक्सिक सब्सटेंस कैन कॉज इंजरी, डेथ और लॉन्ग टर्म इलनेस। तो टॉक्सिक हेजार्ड्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी चीज हो सकती है। अब ये तीन चीजें अभी हम इसको तफसील से कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आदमी के बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, टॉक्सिक मटेरियल्स है, वो तीन तरह से हो सकता है। सांस के जरिए जा सकता है, मुंह खोला तो इंजेक्शन के जरिए जा सकता है, स्किन में पोर्स होता है छोटा छोटा, उससे उसके जरिए भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये चीज आपको याद भी रखिएगा, इनहेलेशन, इंजेक्शन, स्किन कॉन्टैक्ट, ये तीन चीजें होती है। तीन चीजों के जरिए टॉक्सिक मटेरियल्स या हार्मफुल मटेरियल्स बॉडी में इंटर हो सकता है। तो एस्फिक्सिएंट्स के एग्जाम्पल क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एस्फिक्सिएंट्स। ये तो पॉइजनस गैस है। इट इज प्रोड्यूस्ड, ये कहां कहां पे पैदा होता है? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड kills by chemically combining with the homoglobin in red blood cells. This great reduces the ability of blood to carry oxygen. देखें, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन बनता है, और वो बहुत स्टेबल होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले नहीं पाता है, वो सॉलिड, वो देरपा होता है, वो बहुत मुश्किल से, उसको ब्रेक नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब आदमी इनहेल करता है तो वो होमोग्लोबिन के साथ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब करता है, जैसे उसको मौका मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हेमोग्लोबिन से नहीं हटता, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो वो स्टेबल हो जाता है और वो रिलीज नहीं होता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करता है होमोग्लोबिन से, तो जैसे मौका मिलता है वो रिलीज हो जाता है। तो इसके वजह से होता क्या है कि जो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन जब उसको बॉडी पार्ट को नहीं मिलेगा, टिश्यूज और को, तो ब्रेन सेल्स को, तो वो डेड होने लगेंगे। बहुत ही डेंजरस चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कहां प्रोड्यूस होता है? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन फ्यूल। तो एस्फिक्सिएशन का एग्जांपल हाइड्रो, ये तो आप जब हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में काम करेंगे तो H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कॉमन प्रॉब्लम, हर जगह मिलती है। तो मोर टॉक्सिक देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ज्यादा है, लेकिन प्रोड्यूस थ्रू द डीके ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नाले उले में, सीवेज में, इसमें भी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये कैसा है? एक कलरलेस गैस है, कैरेक्टराइज्ड एज रॉटेन, सड़ा हुआ अंडा होता है ना, उसके तरफ खुशबू होती है, इसकी महक होती है। लेकिन आफ्टर शॉर्ट टाइम द गैस रेंडर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी मतलब जो सेंस करते हैं ना, किसी खुशबू को महसूस करना कि कैसे खुशबू है, ये अच्छी खुशबू है, ये गंदी खुशबू है, तो उसको क्या ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, उसका नाम जो टर्म, जो टेक्निकल नेम है, उसको ऑल्फैक्टरी नर्व है। वो डेड हो जाता है कुछ देर के बाद, इनइफेक्टिव हो जाता, काम नहीं करता। तो इसीलिए पता ही नहीं चलता कि अगर आप जब कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा H2S का, तब तो आप सेंस कर सकते हैं कि रोटेन एग है। लेकिन जैसे ही इंक्रीज करता है उसका यानी कॉन्सेंट्रेशन, वो ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स है वो इनइफेक्टिव हो जाती है और पता ही नहीं चलता ये कितना है। द वर्कर आर नो लॉन्गर स्मेल द सब्सटेंस एंड इट टू कॉज सीरियस बॉडीली हार्म इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी कोई आदमी जा रहा है, उससे सब, जहां आदमी को अलाउ करने से पहले गैस टेस्ट करते हैं। वो पार्ट ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम है। आइसोलेट करते हैं, उसको पर्च करते हैं,
यानी वेंटिलेट कर देते हैं, या अगर कोई काम करना है दूसरा, अगर कोई आदमी को नहीं जानता है तो नाइट्रोजन पर्जिंग कर देते हैं, स्टीम से क्लीनिंग कर देते हैं। ठीक है, लॉकआउट टैग आउट, उसको आप प्रोसीजर आपको बताएंगे। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus, इस टर्म को आप याद रखिएगा। SCBA जो है सेल्फ कंटेन्ड, यानी कि मास्क तो पहनता है, उसके साथ अपने साथ सांस लेने की व्यवस्था करके रखता है, यानी जो सिलेंडर है उसमें एयर रहता है, ब्रीदिंग, ये ब्रीदेबल एयर रहती है उसके अंदर, तो उसको SCBA बोलते हैं। स्काबा, कीप कॉम्प्रेस्ड गैस आउटसाइड ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस। जब भी कोई वेल्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जितना भी जो वेल्डिंग है या किसी भी सामान है उसको बाहर रखें। पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस, हमेशा जो कोई भी कॉन्फाइंड स्पेस है उसकी जरूरत यह है कि उसको वेंटिलेट करते रहें और कंटिन्यूअस जो है वो गैस टेस्ट करते रहें। कहाँ कहाँ पर? मिडिल, टॉप में, मिडिल में, बॉटम में चेक करें, वो एक्सप्लोसिव है, टॉक्सिक गैस को चेक करें, ऑक्सीजन लेवल चेक करें, ये सब चेक करना जरूरी होता है। ये पार्ट ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम है। तो पर्जिंग एंड वेंटिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ कवर्स, ओपनिंग इंस्पेक्शन डोर्स टू अलाउ एयर सर्कुलेशन, यानी किसी जगह जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए तो उसको पहले खोल के थोड़ा देर छोड़ देंगे, उसके बाद उसमें एयर ब्लो करेंगे ताकि जो उसके अंदर का जो कॉन्टामिनेशन है वो ब्लो होकर के बाहर चला जाए। उसके बाद गैस टेस्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर वाया एयरलाइंस, आप देखेंगे आपको बहुत सी जगह पे नजर आएगा ये जो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होता है। यूज ऑफ एयर मूवर्स सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ फैंस और एक्सट्रैक्ट एयर्स, खींच भी सकते हैं, ब्लो भी कर सकते हैं, दोनों काम हो सकता है। आइडियली वेंटिलेशन शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, उसको कोई भी आदमी जा रहा है या कुछ भी हो रहा है तो कंटिन्यूअस करेंगे। जैसा कि पहले आपने देखा कि जब कोई चीज स्टोरेज है तो उसके वॉल में कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है तो थोड़ा देर के बाद नहीं होगा। तो पर्जिंग प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ ओपनिंग, यानी कि 2-3 अगर कोई वेसल है तो सबको ओपन कर दीजिए, ये नहीं कि एक ओपन किया चल भैया तू जा, ऐसा नहीं करने का। मैन होल है तो मैन होल में पहले देखेंगे कि एक मैन होल है, दूसरा मैन होल, आप जाइएगा आरामको के प्लांट्स में तो हर थोड़ा थोड़ा दूर पर मैन होल्स है, अंदर में अगर पाइपलाइन है तो एक को खोला, 2-3 को खोल दीजिए ताकि आप जब एयर ब्लो करें तो एक से जाके दूसरे से वो निकल जाए। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में बी नेसेसरी व्हेन पोर्टेबल गैस सिलेंडर एंड डीजल पावर्ड इक्विपमेंट आर यूज्ड। तो इसके लिए मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब नेचुरल तो हो गया कि नेचुरल हो गया, मैकेनिकल मतलब फोर्स करते हैं उसके अंदर। पेट्रोल फ्यूल्ड इंजिन्स शुड नॉट बी यूज्ड इन कॉन्फाइंड स्पेस ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो भी 24 वोल्ट का, यानी कम वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगा करके उसको हम लोग जितना भी परमिसिबल है वो क्लाइंट का अलाउएबल होता है। आइडियली वेंटिलेशन शुड बी एकदम हमेशा करते रहने का, ये बार बार बता रहे हैं। अब आइसोलेट करना, किसी भी एक जगह काम कर रहे हैं और बगल में दूसरा है तो आपने इसको तो वेंटिलेट कर दिया, बाहर बगल वाला बगल से भी तो आ सकता है, इलेक्ट्रिकल हो या सिलेंडर हो, पाइपलाइन तो कनेक्टेड है, तो उसको हम एक वेसल में काम करना है तो उसको आइसोलेट करेंगे। क्योंकि आप अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो ये सब चीजों का बहुत तमाशा होता है। आप न्यू कंस्ट्रक्शन है तो उसमें बात दूसरी है, उसमें तो कोई है नहीं उसमें, लेकिन जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ बहुत होता है ये। और नया भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कहीं पर कमीशनिंग चल रहा है, कहीं पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको ज्वाइंट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो लॉक आउट टैग आउट जो है वो प्रोसीजर अपनाना चाहिए। ब्लाइंडिंग होती है, ब्लैंकिंग होती, अब मिस एलाइनिंग और रिमूविंग सेक्शन ऑफ पाइप्स, बीच से 2 पाइप आ रही है, बीच का एक सेक्शन ही निकाल दिया तो उससे हो गया पूरी तरह से। तो securing mechanically moving parts of the confined spaces with latches, chains, chocks, blocks and other devices, यानी उसको एक दूसरे से अलग कर दिया, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, ताकि अगर हम यहाँ पर तो सब वेंटिलेशन करेंगे, ये करेंगे, टेस्ट करेंगे, कर रहे हैं, और दूसरे तरफ से कनेक्टेड है तो दूसरे तरफ से जितना भी
वो सामान है, टॉक्सिक गैसेस है और ये लंग फंग है, वो एक्सप्लोसिव एटमोस्फेयर है, वो इसमें आ रहा तो फायदा क्या हो। इसलिए पूरी तरह से आइसोलेट कर देंगे, तभी काम करने देंगे। देखें इस तरह से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। तो लॉक आउट टैग आउट है, इसमें टैग लगा देंगे, लॉक लगा देंगे। देख रहे हैं, ये नहीं कि यहां किया यहां किया यहां किया, सब जगह कर देने का है। यानी जितनी भी इनलेट है, अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसका जितना भी इनलेट पाइप है सबको लॉक करेंगे। अभी ये देखें, अभी इलेक्ट्रिकल का अगर है इस तरह से होता है। लॉक आउट टैग आउट तो हमने एक जगह बताया है, इसको तफसील से दूसरे वीडियो बताएंगे। लॉक आउट टैग आउट पूरा कैसे प्लान करते हैं, कैसे ये करते हैं, कैसे ये काम करता है। तो मोटा मोटी आप समझ जाइए, लॉक आउट टैग आउट मतलब कि किसी भी चीज को एक दूसरे से आइसोलेट जो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल अगर पाइपलाइन है तो पाइपलाइन में सब जगह लॉक कर देंगे उसके वॉल्स को, या फिर पाइप ही हटा देंगे बीच की एक। इलेक्ट्रिकल है तो उसमें मेन स्विच ऑफ करके उसको उसको उसमें लॉक लगा देंगे, टैग लगा देंगे कि हाँ किसने लगाया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। I will join me in part 3. Thank you.